अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। एक व्यक्ति था जिसे एक अजीब सी बीमारी हो गई, वो थी भोजन की बीमारी। उसने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी कि जिसमें लिखा था भोजन करना पाप है, उपवास पुण्य है। तो वो 2-3 दिन उपवास करता है और फिर अगले 2-3 दिन इतना खाता है कि बात मत पूछो, और फिर पश्चाताप करता है, फिर दुखी होता है, जैसे ये चक्र बन गया। खाना, फिर ना खाना, और फिर पश्चाताप करना, और फिर दुखी होना। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे इस चक्र से छूटूं। आत्मग्लानि का भाव था खाते समय, न खाते समय ठीक लगता था, उपवास की अवस्था में ठीक लगता था, पर 2-3 उपवास के बाद फिर खाता था, और जब खाता था दुखी होता था और फिर पश्चाताप करता। एक दिन उसने सोचा कि मुझे इस चक्र से छूटना है, और ये छूटना यहां रहकर संभव नहीं है, इसके लिए जंगल ही जाना पड़ेगा। और वो सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर जंगल चला गया। जंगल में निवास करने लगा। उसकी पत्नी को चिंता थी, क्या हो रहा होगा उसको, पता नहीं, क्योंकि बीमारी भोजन की थी। भोजन खाना, पश्चाताप करना, न खाना, ठीक ठाक लगना,
पर फिर किताबें पढ़ता था कि भोजन पाप है, उपवास पुण्य है, फिर उपवास करना, फिर ऐसी भूख लगना कि जो कभी नहीं खाया वो खा लेना, फिर पश्चाताप करना, फिर उपवास, फिर पश्चाताप, फिर उपवास, फिर पश्चाताप। और इस चक्र से छूटने के लिए उसने क्या किया, आखिरकार सोचा मुझे जंगल जाकर एकांत में करूंगा सब, ये संसार में रह के संभव नहीं है। बहुत दिन हो गए, कोई खबर नहीं। पत्नी ने उसे खत भेजा कि कैसे हो, मैं तुम्हें शुभकामनाएं भेजती हूं। उसे ये लगा कि कम से कम इस भोजन की बीमारी से मेरा पति छूट जाए, नॉर्मल में आ जाए जैसे हम सब लोग खाते हैं। और एक गुलदस्ता भेजा शुभकामनाओं का। पति का टेलीग्राम वापस आया, थैंक्स फॉर योर फ्लावर्स, दे वर डिलीशियस। तुमने जो फूल भेजे उसके लिए धन्यवाद, वो बहुत स्वादिष्ट थे, वो फूलों को भी खा गया। ऐसा क्यों हुआ? जिस चीज को दबाया जाता है, जब ऊर्जा को दबाया जाता है तो अलग अलग दिशाओं से वो फूटती है। जब भीतर लड़ाई चालू है किसी भी चीज के साथ, जहां दमन है वहां पर विस्फोट है। थोड़े समय के लिए ठीक है, किसी भी चीज को दबाया जाए, चाहे वो भोजन है या काम, जहां भी दमन होगा काम का और भोजन का, अलग अलग दिशाओं से विकृत रूप से वो प्रस्फुटित होगी। इसलिए व्यक्ति लड़ाई ही करता रहता है भोजन से और काम से। ये दो ही चीज है जो उसको नीचे खींचती है। फिर इसके विरोध में वो पढ़ता है कि ये पाप है और ये भी पाप है, फिर इसके उपवास चालू करो, इसमें ब्रह्मचर्य चालू करो। फिर यहां विकृतियां जन्म लेती है तो यहां पर भी विकृतियां जन्म लेती है। इसलिए कभी साधना सदती नहीं, बस विकृतियों से ही लड़ाई चालू रहती है। ब्रह्मचर्य काम से लड़ाई नहीं, काम का अतिक्रमण है। संयमी जीवन, योगी जीवन भोजन से लड़ाई नहीं, भोजन का अतिक्रमण है। काम का अतिक्रमण करके राम के जगत में प्रवेश। आज की मुरली में महावाक्य है बाबा का, शरीर किससे चलता है? आत्मा के आधार से चलता है। शरीर को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आज साधना का कितवा दिन है? 12वां। 11 दिन पूरे हुए। ये साधना है डिटॉक्स साधना। ये साधना है डी एडिक्शन की साधना, व्यसनों से मुक्ति की साधना। और सबसे बड़े दो ही व्यसन है व्यक्ति के, काम और भोजन। और दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। जैसी उत्तेजनाएं काम में है वैसी ही उत्तेजनाएं भोजन में है। जो क्रेविंग्स काम की है वैसी ही क्रेविंग्स, वैसी ही तलब भोजन की है। जैसा एडिक्शन काम का है वैसा ही भोजन का भी है। जो कल्पनाएं व्यक्ति काम के विषय में करता है वो भोजन के विषय में भी करता है। जो चिंतन काम का करता है वैसा ही चिंतन भोजन का ही करता है, भोजन का भी करता है। फर्क इतना है, इसको मान्यता प्राप्त है, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके लिए यहां उसे छूट मिल गई है बहुत सारी। परंतु जब तक वो इससे परे नहीं निकल जाता, अतिक्रमण नहीं कर जाता, तब तक वो इसको भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यहां रसेंद्रिय है, यहां जनेंद्रिय है। जो उत्तेजनाएं इन इंद्रियों में है वैसी ही उत्तेजनाएं इन इंद्रियों में भी है। पर व्यक्ति इसे हल्का समझता है, इसे ज्यादा समझता है। ये यात्रा दमन की नहीं है, ये यात्रा अतिक्रमण की, परे निकल जाने की है। ये यात्रा त्याग की भी नहीं है। त्याग स्वतः घटित हो जाए, वो चीज ही व्यर्थ हो जाए। हमने त्यागा नहीं है, अपने आप ही छूट गई है, क्योंकि व्यर्थ था इसलिए छूट गई। व्रत की भी आवश्यकता है, पर एक समय आएगा कि व्रत लेने की भी फिर जरूरत नहीं।
ऐसा कितनों ने व्रत लिया है कि आज से हम बाहर के होटल का भोजन नहीं करेंगे। किसी ने लिया ब्राह्मण बनने के बाद व्रत? क्यों नहीं लिया? बाकी व्रत तो लिए विकारों के बारे में, पर वो ये भोजन का व्रत नहीं लिया, वो स्वतः हो गया। क्यों? समझ, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। कोई ब्राह्मण होगा जो अमृत वेला नहीं करता, मुरली नहीं सुनता, पर ये धारणा तो उसमें भी है। कौन सी? वो कभी होटल में जाके बाहर का नहीं खाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना पक्का तो है ही। क्यों? क्योंकि एकदम सबकॉन्शियस में घुस गया है कि ये हमारा है ही नहीं, ये हमारे लिए ही नहीं है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण समझ ही संपूर्ण मुक्ति है। जो जो विकारों में हम फंसे हैं या जो भी कमी कमजोरियों में फंसे, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए उससे निकल नहीं पा रहे। यदि दूसरा कोई समस्या लेकर हमारे पास आता है तो कितनी आसानी से हम उसको अच्छे से समझाते हैं, और वही समस्या जब हमारी है, अपने आप को क्यों नहीं समझा सकते? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? दूसरा कहता है मेरा अमृत वेला नहीं होता है ठीक से। अगर हमारे पास समय हो तो 1 घंटा तक हम उसको समझा सकते हैं इस बात में कि कैसे पावरफुल किया जाए, पर हमारा खुद का नहीं हो रहा है, उसका क्या? क्योंकि दूसरों को समझाते समय हम साक्षी है, हम भिन्न है, हम अलग है, और अपने को समझाते समय हमारा तदात्म जुड़ा हुआ है अपने आप से, इसलिए हम अपने आप को नहीं समझा सकते। कोई कहे कि मुझे ये बीमारी है, तो हम उसको 3-4 नुस्खे तो ऐसे बता ही देंगे कि ये करना है, ये खाओ, ये पियो, ये काढ़ा, वो काढ़ा, चाहे हमको कुछ आता हो या ना आता हो, पर हम अपनी बीमारी से नहीं छूट पा रहे। क्यों? कारण स्पष्ट है, दूसरों को समझाते समय हम साक्षी है। ये बीमारी इसकी है, ये समस्या इसकी है, मुझे इसको बताना है क्या करना है। और जब हमारी अपनी बीमारी है, हमारी अपनी कमजोरी है, हमारे अपने जीवन का कोई बात है, उस समय हम साक्षी है ही नहीं। स्वयं को ही साक्षी होकर देखना दूर से। कब? केवल सुबह शाम नहीं, बीच बीच में कई बार स्वयं से बात करना, स्वयं की मूर्खता पर हंसना, स्वयं की गलतियों पर हंसना, स्वयं की हंसी उड़ाना। जब देखो तब चालू रहता है कटर कटर बटर पटर, शांति से तो बैठते नहीं, ऐसा अपने आप से कहना। तो ये डिटॉक्स शिविर है, ये डी एडिक्शन शिविर है, ये व्यसन मुक्ति की साधना है। तो हमारे 11 दिन पूरे हुए, 12वें दिन में आज प्रवेश। ये दमन की साधना नहीं है, अतिक्रमण की साधना है, परे निकल जाने की साधना है। चीजें छोटी पड़ जाए, ऊपर की चीजें हमको मिल गई है, परम रस की प्राप्ति हो गई है, बाहर के सब रस फीके पड़ गए। ऐसा नहीं कि चीजों में रस नहीं है, हमारा मन रस चाहता है, और इसमें कोई दोष भी नहीं है उसका, कोई पाप की भी बात नहीं है, उसको खुशी चाहिए बस। ये केंद्र है, परिधि पर खुशी है इसलिए वो खुशी की तरफ भाग रहा है, परिधि पर रस है इसलिए रस की तरफ भाग रहा है। अब इसमें मन का क्या दोष? उसको खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। किसी को काम विकार में खुशी मिल रही है, वो वहां भाग रहा है। किसी को भोजन में खुशी मिल रही है, वो वहां भाग रहा है। किसी को संबंधों में खुशी मिल रही है, वो वहां भाग रहा है। किसी को मनोरंजन में खुशी मिल रही है, वो वहां भाग रहा है, क्योंकि वहीं उसको रस है। इसके लिए सारी दौड़ बाहर की है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वो ही रस या उससे भी अधिक रस जब पता चल जाए वो भीतर है? अभी भीतर रहना मुश्किल है, बाहर जाना आसान है। क्या ऐसी अवस्था आ जा सकती है जब बाहर जाना मुश्किल हो जाए, भीतर रहना सहज हो जाए? और जब भीतर रहना सहज हो जाएगा तो बाहर जाना वास्तव में कठिन हो जाएगा। वो योगी की अवस्था है जब उसे भीतर ही सारे रस अनुभव होने लगते हैं, हर प्रकार का रस। और भीतर के इस रस को अनुभव करने की एक विधि है उपवास, फास्टिंग। ये एक शक्तिशाली विधि है। एक तो विधि है योग बल, जो बाप ही सब कुछ है, उसी में ही संसार समाया हुआ है। उस रस के सामने सारे रस फीके हैं। तुम्हारा सब कुछ मैं हूं, वही सब कुछ है। पर
ये बड़ी कठिन साधना है क्योंकि आदत बाहर के रसों की है, भीतरी रस और उसके ऊपर परम रस, ये आत्मा का रस है, वो तो परमात्मा की है, उसके भी ऊपर का परमात्मा रस। आत्मा को इस रस की अभी तक वो स्वाद नहीं आया है उसको। थोड़ा सा आता है फिर बाहर निकलता है, थोड़ा सा आता है फिर बाहर निकलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया खींच रही है उसको। इसलिए इस रस का अनुभव करने की परम विधि कौन सी है? एक उपवास, फास्टिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे फास्टिंग की, फास्टिंग के फायदे क्या क्या सुनाए थे कल। सबसे पहला, जैसे ही हम भोजन से थोड़े समय के लिए भी दूर जाते हैं, क्या हो जाता है? एक अति मानवीय इच्छा शक्ति का जन्म होता है, हमारी विल पावर, सुपर विल पावर हो जाती है। और जिसने भोजन को संयमित करना सीख लिया, वो जीवन के दूसरे दूसरे क्षेत्रों में भी संयम उसके लिए सहज होने लगता है। यह साधना सहजता की है, दमन की नहीं है, जबरदस्ती की नहीं है, भूखे रहकर मरने की नहीं है। वास्तव में फास्टिंग का संबंध भूख से कुछ ज्यादा है नहीं, खाना या न खाने से है ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक साधना है। दूसरा बताया था कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर क्या आ जाएगा? विश्वास, आत्मविश्वास बलिष्ठ होगा। मैं कल 12 घंटा भोजन से दूर रहा, यह विजय की निशानी है। शक्ति आ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मन में एक अजीब सा ऊर्जा दौड़ पड़ी है कि चिंतन ही नहीं हुआ, कुछ कोई विचार, कोई संकल्प, कुछ नहीं, कोई टेस्ट, कुछ नहीं। और जब योग में बैठे तो ऐसा लगा कितना हल्का, सीधा आत्मा उड़कर परम धाम, कोई खींच नहीं है उसको। ये दूसरा। तीसरा बताया था ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन की कार्यक्षमता अपने आप बढ़ जाती है। विदेश में एक व्यक्ति था, एक फिलोसोफर, उसका ऐसा कहना था कि हमारा ब्रेन इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक जैसा लो और डर्टी कैनल उसकी पालना करे। ये नहीं हो सकता, इसकी पालना तो ऊंचे से ही होनी चाहिए ब्रेन की। उसने सन वर्शिप चालू की थी विदेश में, सूर्य की उपासना, कि सूर्य की उपासना से ही इस मस्तिष्क की पालना हो। इससे पालना नहीं हो रही है इसकी, ये बहुत छोटा है, कितना गंदा है, डर्टी कैनल। सूर्य की किरणों से पालना हो रही। तीसरा बताया था ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ जाएगा। चौथा बताया था क्लैरिटी, स्पष्टता आ जाएगी। हमारे शरीर में निरंतर एक बेचैनी रहती है, हम बेचैनी के साथ जीते हैं। अभी अभी सब स्थिर बैठेंगे और अनुभव करेंगे ऊपर से नीचे तक क्या है, एक अजीब सी बेचैनी है। उस बेचैनी को देखना है, सतत एक बेचैनी। हाथ ऐसे रखे तो इसको ऐसे करने की इच्छा है, इधर रखे तो इधर रखने की इच्छा है, ये ऐसा किया तो ये शॉल को ठीक करने की इच्छा है। अभी तक बात कर रहे थे तो खुजली नहीं हो रही थी, जैसे शांत बैठे खुजली चालू हो गई। अभी तक बैठे तब ठीक था, जब योग में बैठे तो अभी तक ठीक था, जबान है उसका कोई ख्याल भी नहीं, जैसे योग में बैठे। कैसी अजीब बेचैनी से भरे हुए लोग हैं हम। अनुभव करेंगे इस बेचैनी को ऊपर से नीचे तक। शरीर स्थिर, क्या स्वभाव है इस बेचैनी का, क्यों है? सिर के सिरे से पांव तक, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर,
साक्षी होकर इस बेचैनी को देखेंगे। ये शरीर मैं नहीं, ये बेचैनी भी मैं नहीं, ये शरीर की बेचैनी। ओम शांति। और बेचैनी का एक मुख्य कारण है जो इसमें डाला जा रहा है। जैसे ही डालना बंद कर दिया जाता है, ये बेचैनी कम होने लगती है। इसलिए अमृत वेला योग शक्तिशाली होता है, क्योंकि खाली है, कुछ डाला नहीं है अभी अभी। और जैसे ही डालना कम हो जाता है, मन में क्या हो जाती है, एक स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी। पांचवा बताया था, हेल्थ, स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगता है। कई लोग हैं जो उपवास के खिलाफ है, पर ऐसा क्यों है कि कोई भी बीमार व्यक्ति जैसे ही अन्न त्याग करता है, सुधार होने लगता है उसकी तबीयत में। जैसे ही भोजन को कम करता है, अपने आप शक्ति आने लगती है। वास्तव में देखा जाए तो शक्ति नहीं आनी चाहिए, पर शक्ति आने लगती है, क्योंकि पाचन कार्य से जैसे ही पाचन शक्ति मुक्त होती है, अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है। जहां सूजन है, वो सूजन कम होने लगती है। अगला स्वास्थ्य एक, उसके बाद में नींद। नींद की जो क्वालिटी है वो सुधारने लगती है। निद्रा की गुणवत्ता अपने आप सुधरने लगती है। अभी जो निद्रा में डिस्टरबेंस है वो अपने आप ठीक होने लगता है। और नींद की गोली लेना ये कभी भी इलाज नहीं है अनिद्रा से छूटने का। ये भी व्यसन ही है सारे, जिसको शरीर को हमने आदी बना लिया है। अब वो नहीं मिलता है तो शरीर को भी आदत पड़ गई है। शरीर को जो दो उसकी आदत पड़ती है, उसको भोग की आदत पड़ गई है, शरीर को त्याग की आदत डालनी है। और कल एक और चीज कही थी, जब हर दिन का उपवास 16 घंटा पहुंच जाएगा, न खाना न पीना, निर्जल, एक क्रांति होगी नींद में अपने आप, बिना कुछ किए। इसलिए इस पूरी साधना का ये एक लक्ष्य रखना है कि हमको 16 घंटा तक पहुंचना है हर दिन। और वो 16 घंटा दमन नहीं होगा। परसों ओपीडी में हमारे एक माताजी आए थे, उसका बेटा लेके आया था, डॉक्टर साहब देखो ना मम्मी, उसको चक्कर आ रहे हैं और ये उपवास करती रहती है। तो हमने पूछा आपने उपवास किया? हाँ, नवरात्रि चल रही है तो कम से कम एक दिन तो करना चाहिए ना। मैंने कहा कैसे किया उपवास? कैसे मतलब पूरा कुछ खाया नहीं? नहीं नहीं, सुबह थोड़ी चाय ले ली थी, बाकी तो उपवास था। फिर वो बेटा बीच बीच में बोल रहा था इसको समझाओ, इसका देखो बीपी कम हो गया होगा। बीपी तो ठीक था, तो इसको शाम को चक्कर आ रही थी। मैंने कहा और क्या किया उपवास में? कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं, वो तो साबूदाने वाली खिचड़ी दोपहर में तो ले ही ली थी। अच्छा, मतलब इतना लिया और फिर पूरा उपवास? हाँ, पूरा उपवास ही था, रात को एक बार भोजन कर लिया, फिर पूरा दिन उपवास करके। ये उपवास था। उपवास शब्द थोड़ा निगेटिव है, इसके लिए उपवास शब्द का ही प्रयोग नहीं करो। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कॉस्मिक डाइट, प्राणिक डाइट। ड्राई डे है आज, आज प्राणिक डाइट लेंगे, प्राणिक डाइट, डिवाइन डाइट लेंगे, डिवाइन न्यूट्रिशन लेंगे, ईश्वरीय ऊर्जा से जिएंगे। प्राणिक डे, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, इसको हम लोग कहते हैं प्राणिक डे। आज क्या है? आज कुछ खा नहीं रहे, आज प्राणिक फूड खाएंगे जिसमें प्राण ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, जिसमें परमात्मा ऊर्जा है। प्राणिक डे। फास्टिंग शब्द जो है ना, उसकी शुरुआत है और अंत है, और जो अंत है वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसी भूख लगती है कि क्या खाऊं और क्या नहीं। अब इसलिए उपवास कहते हैं कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है, पर उसे किस तरह तोड़ा जाए वो बुद्धिमानी है। अगर ठीक से नहीं तोड़ेंगे तो बीमारी, मृत्यु, कुछ भी हो सकता है। लोग लंबे लंबे उपवास करते हैं और उसको गलत रीति से तोड़ते हैं। एक बहन ने बहुत लंबा उपवास किया, 40 दिन का उपवास, और जो तोड़ा ऐसी टूट पड़ी भोजन पर कि बस बहुत धीरे 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 धीरे। हिमाचल में एक
सन्यासी बहन है हमारे संपर्क में, आनंदी माँ उसको कहते हैं। उन्होंने अभी अभी एक उपवास पूरा किया, 15 दिन का निर्जल, न खाना न पीना, निर्जल 15 दिन का अभी पूरा किया। और फिर उन्होंने कैसा तोड़ा उसका बताया। 15 दिन तो पहले अपने आप को तैयार किया, शरीर को, कुछ दिन तो शुरू करने से पहले तो रॉ पर रही कुछ दिन, कुछ महीने, 1 साल 2 साल से तो कच्चे पर ही है। फिर धीरे धीरे लिक्विड्स पर आई, केवल रस, और फिर निर्जल चालू किया। और उनके जो गुरुदेव है उनको याद करते हुए, रोज़ सुबह साधना करते हुए, छोटा सा आश्रम है हिमाचल में, और वहाँ भक्त आते हैं, उसको भोजन भी बनाना पड़ता है। वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वो कहती है, जब भोजन की सुगंध अंदर घुसती है ना जो भगत लोग आते हैं आश्रम पे, तो फिर भी बहुत संयम से गुरु के चरणों में सब कुछ करते हुए 15 दिन का निर्जल पूरा किया। और कैसे तोड़ा, उसको तोड़ने को 3 दिन लगाए, धीरे धीरे। पहले दिन जूस लिया, एक ग्लास, उसको भी आधे घंटे तक पिया स्लोली, पानी डाइल्यूट करके। फिर दूसरे दिन 2 ग्लास, फिर तीसरे दिन 3, फिर धीरे धीरे 3-4 दिन लगाए इसमें से निकलने के लिए। इस तरह से अगर तोड़ा जाए तो ही वो सफल होता है, नहीं तो व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उसकी भी हम देखेंगे आगे के सेशंस में। तो कहाँ थे हम? निद्रा। उसके बाद में और क्या देखा था कल? मोटर स्किल्स। मोटर स्किल अर्थात जो सूक्ष्म स्किल्स है वो इम्प्रूव होने लगती है। पेंटिंग हो गया, बटन निकालना, या छोटी छोटी चीज़ें जो है, लिखना, ये छोटी छोटी जो स्किल्स है, मोटर स्किल्स जिसको कहते हैं, वो अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। तो यहाँ तक कल देखा था। अभी आगे सुपर ह्यूमन इमोशंस। भोजन उपवास का सबसे एक बड़ा फायदा है, हमारी भावनाओं पर नियंत्रण आने लगता है। भावनाएं वश में होने लगती है, नहीं तो भावनाएं यहाँ भागती है वहाँ भागती है। उपवास की ही अवस्था में देखा जा सकता है कि शाम का योग, सारे दिन भर न खाया न पिया, निर्जल, उस समय नुमा शाम के योग में बैठो, एकदम बुद्धि इतनी स्थिर है, जैसे निर्धूम ज्योति, जैसे एक ऐसी ज्योति की जो हिल नहीं रही है, जो रोज हिलती रहती है, वो अचानक धीरे धीरे शरीर से बाहर जाकर सूक्ष्म वतन, ऊपर जाकर परम धाम का ऐसा सूक्ष्म अनुभव हो रहा है। सूक्ष्मता को कैच कर पा रहे। 1-1 घंटा परम धाम में ऐसा बीत गया कि पता ही नहीं चला। और सहज, उससे उठने के बाद में भी ऐसा नहीं कि अभी योग पूरा हुआ और भागू और कुछ खाऊं, 7:30 का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया है। वैराग है उससे, कहीं बुद्धि है नहीं, उसी स्थिति में है निरंतर। नीचे आते हुए भी वही ज्ञान का चिंतन चल रहा है। इमोशंस पर कंट्रोल। फास्टिंग स्टेबलाइजेस योर इमोशन। इट हैपन्स बाय डिटैचिंग फ्रॉम द इमोशनल डिपेंडेंस ऑन फूड। क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं, भूख से बहुत कम खाते हैं, इमोशनल ईटिंग ही होता है हमारा। इमोशनल ईटिंग करते हैं, भावना, मन में डिस्टर्बेंस है इसलिए खा रहे हैं। भूख से तो कोई खाता ही नहीं है, बहुत कम। भूख से तो खाएंगे तो भूख तो एक बार खाने के बाद 12 घंटा 24 घंटा लगनी नहीं चाहिए। इमोशंस में डिस्टर्बेंस है। फूड और इमोशंस का बड़ा गहरा कनेक्शन है, बहुत बहुत डीप कनेक्शंस। इसलिए जैसे ही भोजन हटता है, सबसे पहली चीज एक होने लगती है, इमोशंस में डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है। क्योंकि एडिक्शन जिस पे हम डिपेंडेंट है वो हट गया, तो शुरुआत में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अगर बिना समझ के किया जाए तो, अगर समझ के किया जाए तो नहीं होगा। जैसे बाहर का कोई व्यक्ति इधर आ जाए, उसने कभी सुना नहीं ब्रह्मा कुमारी, कुछ नहीं, उसको हम कहे कल सुबह तुमको 4 बजे अमृत वेला उठना है, क्या हालत हो जाएगी उसकी? परेशान हो जाएगा बेचारा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, रात भर ही नहीं सोएगा वो। उसको अगर किसी बाहर के संसार के व्यक्तियों को बाहर का खाना बंद, कितनी मुश्किल बात है। वो तो हर वीकेंड्स में होटल में जाते खाना खाने, हर दिन बाहर का पिज्जा बर्गर सब कुछ खाते, उसको दुख होगा। वैसे ही इसको अगर समझा नहीं फास्टिंग को, और कहा कि तुमको फास्टिंग करना है, तो सारे दिन भर उपवास, रात में स्वप्न में ब्रह्मा भोजन घूम रहा है पूरा, क्योंकि दमन हुआ दिन में। जो दिन में दमन हुआ वो रात में दिखेगा। काम का दमन हुआ, रात में कामुक स्वप्न आएंगे। दमन मार्ग नहीं है, समझ मार्ग है। समझना है उससे। इससे क्या होता है, अपने शरीर को साक्षी होकर देखना है। रखो उसको उपवास की अवस्था में। अभी खा लिया नाश्ता, 12 घंटे तक देखो क्या होता है। जरूरी नहीं है, वो एक आदत सी बन गई, चलो 12 बज गया 1 बज गया जाके खाओ।
साइंस ने भी ये 3 टाइम्स मील को, वो कहते हैं आउटडेटेड है ये, अब इसको फेंक दो, ये ऐसा रूल ही नहीं है। ये शुरू भारत का तो है ही नहीं, विदेश का है। भारत में ऐसा कोई रूल था ही नहीं कभी। भारत के लोग क्या खाते थे? 2 ही बार बस, सुबह एक बार खा लिया, सीधा रात को, वो भी शाम को, रात को नहीं। शाम को तो लाइट रहती नहीं थी, शाम को खा लिया, सुबह एक बार खा लिया। अभी भी घरों में ऐसा ही है, अपने ही घरों में देखेंगे तो सुबह, ये तो यहाँ पता चला नाश्ता इतना सारा, अभी वो पचा भी नहीं तो सीधा दोपहर का भोजन आ गया। अरे पैसेंजर उतरे ही नहीं, नए पैसेंजर घुस रहे गाड़ी में, उसका पाचन हुआ ही नहीं। कुक्ड फूड को पचाने के लिए 24 घंटा 48 आवर्स लगते हैं, उसमें भी अगर बहुत भारी हो तो और ज्यादा। वो तो फल है या तो कच्चा है जो जल्दी पच जाता है, बाकी ये कुक्ड जो डाला उसको पचाने को इतना टाइम लगता है। हम डाले जा रहे हैं, उसमें डाले जा रहे हैं, इसलिए सारी ऊर्जा इसको पचाने में और मल निष्कासन में जा रही है। सारी की सारी ऊर्जा 80% एनर्जी ईटिंग, डाइजेस्टिंग, एलिमिनेशन। दूसरे कार्य कब करेंगे? और फिर योग में नींद। क्यों नींद आती है? इतना हेवी सब उसमें डाल रहे हो, तीनों टाइम अनाज डाल रहे। तो इमोशंस, फास्टिंग कैन रिसेट योर नेगेटिव इमोशनल पैटर्न। नेगेटिव इमोशंस जो पैटर्न है वो फास्टिंग उसको रिसेट कर देता है। जैसे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दो, सब आउट, सारे वायरसेस चले गए, वैसे फास्टिंग भी एक एंटीवायरस है, फॉर्मेट कर देता है सारे इमोशंस। वी आर लॉक्ड अप इन वियर्ड इमोशनल साइकिल्स। हम एक इमोशनल साइकिल में फंसे हुए हैं, किसी व्यक्ति के साथ इमोशनल साइकिल में फंसे हुए, किसी परिस्थिति के, उसने मेरा अपमान किया उसके बारे में सोच रहे। फास्टिंग की स्टेज में चले जाओ, वो व्यक्ति गॉन हो जाता है, उसका चिंतन ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि हम लो स्टेज से हाई स्टेज में चले गए। जो इमोशंस भोजन से अटैच थे, वो जैसे यहां से टूटे, जो दूसरे व्यक्तियों से अटैच है इमोशंस, वो भी टूटने लगते हैं अपने आप। वी गेट लॉक्ड अप इन वियर्ड इमोशनल साइकिल्स एंड फास्टिंग कैन break us free of them, allowing us to experience the world in a healthier way. It is important to note that our emotions are heavily influenced by our environment, and fasting allows us to perceive the incongruencies of our life more clearly. इस जीवन में जो विसंगतियां है, सोच कुछ रहे कर कुछ और रहे, सोच बहुत ऊंची है पर हो नहीं रहा है, इनकॉन्ग्रुएंसीज, विसंगति है। विसंगति की ये जो जीवन है, फास्टिंग मोड में जाते ही ये विसंगतियां टूटने लगती है। रिलेशनशिप्स जो है, क्लैरिटी आती है, समझ पड़ती है कि हमारे पति और पत्नी इन दोनों में क्या हो रहा है, क्यों डिस्टर्बेंस है, क्यों बहन भाई में डिस्टर्बेंस है, क्यों दो व्यक्तियों में डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्यों ये हलचल है, क्यों ये दुख है। इसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो फास्टिंग स्टेज में आती है, thus challenging us to reshape our environments. तो ये था इमोशंस। अगला सुपर ह्यूमन एनर्जी। क्या हो जाती है? एनर्जी। लोग कहते खाएंगे नहीं तो ताकत कहां से आएगी? अरे खा रहे इसलिए तो ताकत कम है, खा रहे किस लिए? जिंदा रहने के लिए। पर प्रश्न ये, खा रहे फिर भी जिंदा कैसे रह रहे, ये समझ नहीं आ रहा है। वी ईट टू लिव, वी ईट टू डाई, वी ड्रिंक टू ईट, टू लिव, वी ड्रिंक टू डाई। ये बड़ा विसंगतिपूर्ण वाक्य है, पर इसी पर यही निष्कर्ष है सबका। हम खा रहे जीने के लिए, हम खा रहे मरने के लिए। ये रिसर्च है साइंटिस्ट का, और वो ढेर सारे लिस्ट है साइंटिस्ट की जो इस रिसर्च पर पहुंचे। ये उस साइंटिस्ट, उस रिसर्च का ये कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला? 4 वाक्य, 5-6 वाक्य है। पहला वाक्य, वी ईट टू लिव, हम खा रहे किस लिए? जीने के लिए। वी ईट टू डाई। दूसरा वाक्य, वी ड्रिंक टू लिव, वी ड्रिंक टू डाई। तीसरा, वी ब्रीथ टू लिव, वी ब्रीथ टू डाई। क्योंकि ऐसा प्रदूषण हम ले रहे, उससे ही मर रहे, ऐसा खा रहे कि उससे ही मर रहे। मनुष्य अपनी कब्र अपने दांतों से खोद रहा है। ये जो दांत है ना, इससे हम क्या कर रहे हैं? रोज अपनी कब्र खोद रहे हैं। खोद के दिखाओ। फास्टिंग गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ फिजिकल लाइटनेस। शरीर में एक हल्कापन आ जाता है, अजीब सा हल्कापन जो आज तक कभी अनुभव नहीं हो। इस हल्केपन की अवस्था में एक संकल्प करो कि मैं आत्मा हूं, तुरंत स्थित। एक ही संकल्प, मैं फरिश्ता हूं, स्थित। एक ही संकल्प, बाप ही सब कुछ है। एकदम सब कुछ वही अनुभव होने लगता था। यहां जो अटैचमेंट थे, पति पत्नी बच्चे बीबी, ये सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो सब
एकदम मिथ्या हो जाते एक क्षण में। ये सब कुछ है निराकार। आज की मुरली, साकार मुरली, जैसे ऊंचे ऊंचे होते जाओगे भोजन भी तुमको शुद्ध शुद्ध मिलते जाएगा। याद में बनाया हुआ भोजन, याद में खाया हुआ भोजन शक्ति भरेगा, बल भरेगा। योग युक्त होकर बनाया हुआ भोजन शक्ति भरेगा। पर वो होगा बाद में, अभी नहीं, बाद में बोला। जैसी जैसी स्थिति ऊंची होती जाएगी भोजन शुद्ध मिलेगा। जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, मैं जो हूं जैसा हूं समझते जाओगे। ये दूसरी जगह एक वाक्य है। अनदर रीजन फॉर दिस एनर्जी सर्ज अर्थात ऊर्जा का आरोहण होगा, is because in the normal diet body generally converts food through carbs and sugars, but fasting retrains our body to converts energy from fats, thus boosting our natural energy level. हम बाहर से ऊर्जा ले रहे हैं, फास्टिंग स्टेज में शरीर क्या करेगा, बाहर से तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहीं से ऊर्जा लेना चालू करता है, उससे शक्ति का अनुभव होता है। ये एक। अगला सुपर ह्यूमन वेट लॉस। वेट लॉस के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, न कि 15-15 20-20 राउंड लगाते फिर तो डॉक्टर साहब कुछ भी हो नहीं रहा है, कुछ क्या करे, अब जरा भी कम नहीं हो रहा है वजन। और जिनका वजन ज़्यादा रहता है ओबीस, उसमें एक अजीब सा दुख रहता है, डिप्रेशन सा रहता है, ये देखा गया है। ओबेसिटी एक अजीब सा दुख रहता है, वजन ज़्यादा है, दूसरों को देखते कितने ऊर्जावान है, पतले दुबले, ईर्ष्या होती है। तो फास्टिंग से क्या होता है, धीरे धीरे वेट लॉस के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। पर लोग ये छोड़ के दूसरी चीज़ें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये नहीं करते। भोजन भी कम करते, पर फास्टिंग से डर लगता है, ये इतना सुंदर चेहरा कहीं कुछ क्रूप ना हो जाए। अगला सुपर ह्यूमन इमोशंस, इंस्पिरेशन। नई नई टचिंग्स होने लगती है, इंस्पिरेशंस मिलती है इस अवस्था में। उसके बाद सुपर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है। किसी ने लिखा, इफ यू वांट टू गेट मोर डन इन लाइफ ईट लेस फूड। यदि चाहते हो कि बहुत उत्पादक हमारा जीवन हो, प्रोडक्टिव हो, लुक्रेटिव, हर चीज में जैसे मिल रहा है, प्राप्ति हो रही, गो फॉर दिस। इन द फास्टेड स्टेज योर माइंड कैन नैरो इन ऑन योर वर्क, फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरा आप कोई चिंतन ही नहीं है। नहीं तो हमारा चिंतन क्या चालू रहता है, आज ये है, आज वो बना है, आज वो बना है, आज ये बना है। योग, शाम को योग में बैठने से पहले अगर किसी ने बता दिया आज ये बना हुआ है, तो फिर वो 1 घंटा उसी में चला जाता है। कोई कान में आके कह दे कल नहीं ये बनने वाला है, बस फिर योग वहीं से चालू हो जाता है उसके साथ। भंडारे में 2-4 राउंड लगा के आते, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना, कोई बाधा तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं चाहिए ना, कोई मटेरियल। फास्टिंग हेल्प्स टू लिव इन द प्रेजेंट। इस पल में कैसे जीना वो फास्टिंग सिखाएगा। इट्स पावरफुल एंड ब्यूटीफुल। हाई फोकस एंड साइकोलॉजिकल फ्लो आर कॉमन प्लेस। अपने आप हाई साइकोलॉजिकल फ्लो होने लगता है, विचार एकाग्र होने लगते हैं। उसके बाद में सुपर ह्यूमन लर्निंग। फास्टिंग से क्या होता है, लर्निंग, मेमोरी एंड एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड इंफॉर्मेशन इंक्रीजेस। मुरली एक 3 बार भोजन करके पड़ी हुई मुरली और पूरा दिन उपवास कर कर पड़ी हुई मुरली, अंडरस्टैंडिंग में अंतर है। सूक्ष्म से सूक्ष्म मुरली की एक एक पॉइंट कहां कहां से हम पकड़ लेंगे, सूक्ष्म पॉइंट, और वो केवल पकड़ेंगे भी नहीं, पकड़ेंगे और याद भी रह जाएगी, क्योंकि माइंड फोकस क्लियर है एकदम। फूड जब हम खाते हैं, फूड में वाइब्रेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो जो खा रहे हैं उसमें कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई है। वो भोजन कहाँ से, किस पैसे से आया, एक जिस व्यक्ति ने पैसे दिए उसके प्रकंपन उसमें जुड़े हुए, कौन कहाँ से दे रहा है हमको पता है। इनकम के टैक्स से डर के पैसे डाल दिया सेंटर पे, मधुबन में या कहीं पर भी, वो उसके प्रकंपन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, वो भोजन में दोष, कंकड़ पत्थर बाल, कुछ भी दोष हो सकते हैं उसमें, जाति दोष। उसके बाद में और क्या दोष है, बना रहा वो माता जो बना रही थी रोटी, बनाते बनाते उसको अपने बेटे की याद आ गई, उसके आंसू भी गिर गए उसमें। वो माता, वो बनाने वाले के विचार,
साफ करने वाले के विचार, अनाज को जो साफ कर रहा है उसके विचार उसमें जा रहे हैं, बनाने वाले के विचार उसमें जा रहे हैं, फिर जो व्यक्ति बना रहा है, फिर जिसने भोग लगाया है, और जो फिर परोस रहा है। एक जिलेबी खाई, दूसरी लेने गए तो उसकी नीयत नहीं दिख रही थी देने की। वो थोड़ा दे तो रहा था पर मतलब इच्छा नहीं थी उसकी, हमें तो चाहिए था थोड़ा और, हाँ, कंजूसी से थोड़ा, मतलब वो दे रहा था पर है उसका भी नहीं वो, परंतु उसकी इच्छा नहीं है देने की। पर उसका भाव ठीक है, वो चाहता है सबको मिल जाए। ये दोबारा तीसरी बार गए तो फिर तो वो कुछ ना कुछ बोल ही देगा, तब तो अपमान के लिए तैयार हो जाओ। नहीं था के लिए। तो ये सारे जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये नहीं समझना कि इनके कुछ ना कुछ इनका तो जा रहा है उसमें, हमें पता नहीं है जो आ रहा है उसमें कितने लोगों के कितने वाइब्रेशंस है। बाकी सबका तो ठीक, जो परोसने वाला होगा ना वही हमारा कोई ऐसा होगा कि दुश्मन वो देख ले और अपने दृष्टि डाल दे, वो उसमें चला गया कहीं ना कहीं, वो सब कुछ जा रहा है। तो सुपर ह्यूमन लर्निंग, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें समझ में आएगी फास्टिंग स्टेज में। फास्टिंग इम्प्रूव्स ब्रेन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगला, सुपर ह्यूमन अपीयरेंस। कई सारे बीमारियां या इधर ये क्या मुहासे, ये वो क्या क्या रहता है, दाग धब्बे, वो सब स्किन, आईज क्लियर होती जाएगी, स्किन क्लियर होती जाएगी। ग्रोथ हार्मोन, स्किन लुक यंगर, वो व्यक्ति जवान दिखने लगेंगे, 10 साल पहले पीछे चले जाएंगे, जिनको रेगुलर आदत है, जिन्होंने इसको आदत बना ली है। जैसे एक ग्रुप है इंटरनेशनल फास्टिंग ग्रुप, पूरे विश्व भर के लोग हैं उसमें, बीकेस नहीं बाहर के है, बीकेस भी बहुत सारे हैं। वो हर सैटरडे उपवास करते हैं 24 आवर्स हर सैटरडे, और फिर हर एक अपना अनुभव शेयर करता है, क्या क्या हुआ मुझे, क्या क्या खाने की इच्छा हुई। कोई कहता है नहीं 24 घंटे मेरा हुआ नहीं, 22 में ही मैंने तोड़ दिया। हाँ, पर ये भी सही है, अपने शरीर की आवाज़ तोड़नी है। शरीर कहता है तोड़ दो, बस तोड़ दो, फिर ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करो, बहुत प्यार से उसको चलाना है। ये शरीर से प्यार करना, हिंसा नहीं करनी है इसके साथ, इसको दुख नहीं देना है। हमने बार हम थोड़ा टू मच प्यार में फंसे हैं, वो भी नहीं चाहिए। इसको समझना है, अगर वो कहता है कि नहीं अभी हो गया बहुत, तो फिर तोड़ दो, ले लो, तो वो भी। तो सुपर ह्यूमन अपीयरेंस। और दूसरी, व्हेन वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल, योर हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस शाइन थ्रू। और जब आप एक संयम का जीवन जी रहे हो, अपने आप ही वो कॉन्फिडेंस शाइन होगा। अगला, सुपर ह्यूमन सेंसेस। सुपर ह्यूमन सेंसेस अर्थात हमारे टेस्ट बर्ड जो है ना, इसको स्वाद तब पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि हम स्वाद ले ही नहीं रहे। जैसे फ्रूट जूस लिया किसी ने, उस जूस में हमने क्या डाल दिया, नमक भी डाल दिया, अब वो स्वाद जो है वो नमक का है। उसमें मसाला डाल दिया, वो स्वाद नमक का है। वो एप्पल का तो स्वाद हमको पता ही नहीं है। रियल अगर लेना है उसका स्वाद, जो चीज का जो जैसी है वैसी है, वो सब्जी का स्वाद लेना है उसको वैसे ही खाओ। उसमें हम जो ले रहे हैं वो मसालों का स्वाद है। जो कुछ भी है, नो सीजनिंग नो फ्लेवरिंग, तब रियल टेस्ट क्या है चीजों की वो पता चलती है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें क्या करते हैं, ऊपर से कुछ कुछ डालते हैं और टेस्टी बनाने के लिए, और टेस्टी। अरे वो टेस्ट उसका नहीं है, उसका ओरिजिनल टेस्ट तो हम भूल ही गए। रियल टेस्ट जो है ना, गाजर का रियल टेस्ट तो तब पता चलेगा जब गाजर का जूस निकाला पिया, ये उसका रियल टेस्ट है। पर गाजर का जूस, उसमें फिर मसाला डाल दिया, ये डाल दिया, वो उसका टेस्ट हो गया। रियल गाजर का तो तुमको पता ही नहीं है क्या है। ये फास्टिंग स्टेज से जब बाहर निकलता है कोई व्यक्ति, तो उसको फिर ये चीज़ पसंद नहीं आती है। कोई मसाला अच्छा नहीं लगता है, नमक पसंद नहीं आता है। सॉल्ट इज रॉक, वी आर नॉट मेड टू ईट रॉक्स। वो तो हम उसके एडिक्ट हो गए। लोग तो कोई कोई ऐसे है कि भोजन चाहे कुछ भी हो, वो भोजन वो रॉक वाला जो होता है ना नमक का, बिना पहले टेस्ट किए पहले ऊपर से डालना है, पहले ही डाल देना है। वो नमक का स्वाद है, वो मसालों का स्वाद है, वो कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस का स्वाद है। रियल स्वाद जो भोजन का है वो तो हमें पता है। सब्जी का, पालक का क्या स्वाद है पता ही नहीं है, क्योंकि जो खा रहे हैं वो तो वो उन चीजों का स्वाद है। इट इज इजी टू गेट इट, व्हेन वी डू वी स्टॉप क्रेविंग। बट फास्टिंग रिस्टोर्स एप्रिसिएशन फॉर दीज डिलीशियस फ्लेवर। तब पता चलेगा, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करो, जो जैसा है उसको उसी रीति से लेना। प्रकृति ने जैसा दिया है, नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, तब स्वाद क्या है तब पता चलेगा। अभी तो पता ही नहीं है स्वाद।
योर टेस्ट बर्ड बिकम इलेक्ट्रिक आफ्टर फास्टिंग, एकदम उसमें पावर आ जाती है टेस्ट बर्ड्स में, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट वो पहचान सकता है कि ये हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। दूसरी चीज, बाबा के महावाक्य, मुरली में आए हुए बाबा के महावाक्य। नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी क्या है? मुरली है 24 फरवरी 1988। उनको नेचुरल अटेंशन रहता है, यह खाना है, यह खाना नहीं है, यह करना है, यह करना नहीं है। हर कदम में अटेंशन नहीं रहता है कि यह करूं, यह नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। ये बाबा की महावाक्य है। कईयों को बैठे बैठे नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएंगी। योग में बिठाना और नींद शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करने पड़े तो सब तैयार हो। ये मुरली है 5 दिसंबर 1994। खाना भी ना मिले तो चलेगा कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज वहां नहीं खाते वो और ही मधुबन से मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिलखुश मिठाई तो मिलती है। तो कौन सी मिठाई खानी है? परमात्मा प्रेम की। वो जो किरणें है ना, बस वही मेरा भोजन है। एक दिन ऐसा अनुभव करो फास्टिंग में कि ये जो बाबा किसी जो आज योग नहीं करूंगा ना तो मर जाऊंगा, क्योंकि खाना मेरा वही है आज का। कौन सा? किरणें। तेरी याद का अमृत पीते हैं, गीत बजता है ना गुरुवार को, ये याद ही अमृत है। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिलखुश मिठाई तो मिलती ही है ना। फिर क्या चाहिए तुमको और दिन भर? ये सूक्ष्म भोजन है, वो स्थूल भोजन है, वो साकारी भोजन है। वो फिजिकल फूड से मुक्त हो जाओ और सूक्ष्म की तरफ जाओ। ये सूक्ष्म भोजन जिसको खाने जिसका शरीर सूक्ष्म से चल रहा है उसको स्थूल से अपने आप वैराग आ जाता है। चाहे कुछ भी रखा रहे सामने, वो चाहिए ही नहीं, और शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, स्थिर रहेगा। तो चल सकते हो, ये भी ट्रायल करेंगे। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 1994। अगली मुरली 25 अक्टूबर 1987। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। यह अभी से ट्रायल करो। यह ट्रायल अर्थात क्या? ये खाना नहीं मिले, पीना ना मिले, पहनने को ना मिले, चलने को ना मिले, चलने ना मिले वो तो कर लिया, लॉकडाउन, कहीं जाना ही नहीं, एक जगह रुक जाओ। अब ये भी पेपर आएगा, उस समय ट्रायल नहीं होगी। जिस समय पेपर आएगा ना उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। अगली मुरली 9 मई 1983। पालना का रिटर्न है बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना। तो सदा यह दृढ़ संकल्प रखो कि विजयी बन, विजय माला की मन के बनने वाले हैं। सभी इस जीवन से संतुष्ट हो। कभी वह जीवन खाना पीना घूमना यह याद तो नहीं आता? दूसरों को देखकर यह नहीं आता कि हम भी थोड़ी टेस्ट तो करें? ये सब लोग कुमारियों से मुलाकात है, राइट, ये है शार्प बुद्धि। कुमारियों से मुलाकात, कहीं वो जीवन याद तो नहीं आता, वो टेस्ट याद तो नहीं आती कि थोड़ा हम भी टेस्ट करके देखो। क्योंकि जिसको यहाँ सब कुछ मिल रहा है, सोचो वही व्यक्ति कहीं बाहर चला जाए और उसको वहां पर कोई भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर नहीं है और खाने की आदत है यहाँ की पूरी थाली भरकर, तो क्या वहां इतनी पावर है कि बाबा की याद में मैं फल खा लूं? ये 2-3 दिन कर सकेंगे, 1 महीना निकालना है, फिर बाद में अपने आप को ही समझा देंगे कि नहीं ठीक है बाहर का ले लेता हूं, बाबा को याद करके खाता हूं। वो खाना जो है ना वो निश्चय है, निश्चय की में फेलियर है, क्योंकि आदत नहीं थी ना। वो निश्चय कब तक, वो बहुत ही पक्का होगा कोई तो चल जाएगा पूरा महीना, पर वहां टूट जाएगा एक दिन, क्योंकि आदत की बात है यहाँ। यह जीवन, वह जीवन गिरने का जीवन है, यह जीवन चढ़ने की जीवन है। तो यहां रोकते हैं। आज कितनी बातें बताई? सबसे पहली बात बताई 14, एक बाकी है जो कर लेंगे। आज क्या क्या बताया? सुपर ह्यूमन इमोशंस कंट्रोल, दूसरा सुपर ह्यूमन एनर्जी, सुपर ह्यूमन अपीयरेंस, सुपर ह्यूमन वेट लॉस, सुपर ह्यूमन इंस्पायरेशन, सुपर ह्यूमन प्रोडक्शन, सुपर ह्यूमन लर्निंग और सुपर ह्यूमन सेंसेस। कान जो है ना वो सुन सकेंगे बारीक से बारीक आवाज, नाक जो है वो सूंघ सकेगा बारीक से बारीक चीजें, जो शार्प हो जाती है सेंसेस। और इसके लिए जंगल स्नान बहुत जरूरी है। जंगल में जाके बैठ जाओ, प्रकृति के सानिध्य में
चिड़ियों की आवाज सुनो, जो भी आवाजें आ रही है शार्प, और वो फास्टिंग स्टेज में अगर किया जाए तो और पावरफुल हो जाएगी। तो हमारी सेंसेस जो है, इंद्रिय शार्प हो जाएगी, दृष्टि भी बढ़ जाएगी देखने की, सब कुछ, केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म दृष्टि। ओम शांति। एक भाग और है जो कल लेंगे। है